खुदावंद के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम व्यूवर्स को मेरे और इवेंजलिस्ट शॉन खान की तरफ से बहुत सारा सलाम। हमारा दिल शुक्रगुजारी करता है कि एक दफ़ा फिर खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हों। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं इनकी बहुत ही अहम खिदमत है आजकल के दौर के मुताबिक। इनका नाम पास्टर जूलियन जस्टिन है और इनकी एहलिया अनीला जस्टिन। इनकी खिदमत जो है ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर एज अ पास्टर बतौर फ्रॉम पास्ट 30 इयर्स ये खिदमत कर रहे हैं। और खसूसन बिलखसूस जो एक अच्छी खिदमत इनको खुदावंद ने बख्शी है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर है, इब्तिदा के नाम से। और बहुत अच्छी खिदमत है। हम ज़रूर जानेंगे, हम आप दोनों को अपने शो मैं और मेरा घराना में वेलकम कहते हैं। और हम ज़रूर जानेंगे कि खुदावंद ने आप लोगों को इस खिदमत के अंदर कैसे बुलाहट दी और फिर आप लोगों ने मिलकर एज अ घराना होते हुए कैसे इसको स्टार्ट किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शॉन और रशीदा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं ग्रेस नेटवर्क की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में हमें दावत दी। मैं और पास्टर जूलियन जस्टिन जो हैं वो इस खिदमत में, जैसे कि आपने पहले फरमाया कि हम एक बड़ी ख़ास खिदमत के साथ जो है वो इस बोझ के साथ कलीसिया में कुछ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम अनीला जस्टिन है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो है पास्टर जूलियन जस्टिन। और हम दोनों जो हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के एक छोटे से प्रोजेक्ट इब्तिदा ड्रग रिहैबिलिटेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और गुज़श्ता 28-29 साल से तो पादरी साहब वहाँ काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। और मुझे तकरीबन हो गए हैं तकरीबन 12 से 15 साल इनके साथ उस खिदमत में काम करते हुए। मैं और पादरी जूलियन जस्टिन जो है वो इब्तिदा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पादरी जूलियन जस्टिन जो है वो गुज़श्ता 30 साल से डायसिस ऑफ कराची के जो है वो पैरिश इंचार्ज भी हैं। एक पैरिश थी इनके पास, शेषा पैरिश, जिसमें इन्होंने 29 साल खिदमत सर अंजाम दी। और इसके अलावा डायसिस का एक प्रोजेक्ट है इब्तिदा ड्रग रिहैबिलिटेशन, और उसमें भी पादरी साहब जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी और इनकी शादी जो है वो 2002 में हुई और 2002 में ही मैंने इनके मशवरे से सेमिनरी ज्वाइन की और मैंने भी एमडिफ किया। और पादरी साहब चूँकि वहीं से उसी कॉलेज से सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज से इन्होंने भी मास्टर्स किया था, एमडिफ किया, फिर मैंने भी किया। और उसके बाद मैंने इसके साथ साथ ये भी देखा कि घर जो है हमारा वो थोड़ा सा अफेक्ट होता था। बच्चे हमारे, मेरी बेटी पैदा हुई जब मैं सेमिनरी में थी और उस दौरान मेरी और इनकी जो है वो इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम बच्ची को किसी के घर ड्रॉप करते थे, छोड़ते थे, और उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी। पादरी साहब अपने इब्तिदा में खिदमत सर अंजाम देते थे। तो एक बड़ा कहने के मुश्किल भी टाइम था, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर चलना था। तो चलते चलते अब आप ये देखें कि 19 साल हमारी रफ़ाकत को हो गए और 19 साल से हम एक दूसरे के साथ इस तरह से ही चल रहे हैं। और साथ साथ पैरिश और साथ साथ इदारा और बच्चे, 2 बच्चे हैं हमारे। खुदा ने हमें बरकत दी एक बेटी की और एक बेटे की। तो बेटी हमारी जो है वो 18 साल की है और बेटा जो है वो 15 साल का है और दोनों पढ़ते हैं। और बेटी जो है वो कॉलेज में है, बेटा जो है वो मैट्रिक कर रहा है। तो इस तरह से हम ये चल रहे हैं। सो मैं ज़रूर पास्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप गुज़श्ता काफ़ी सालों से इस चीज़ में काम कर रहे हैं और आपका बहुत तजुर्बा है, तो आप हमें बताएं कि ये नशा होता क्या है और इसका आगाज़ कैसे ख़ानदान में होता है। जी बहुत थैंक यू वेरी मच। हम नशे को अगर समझना चाहें तो नशा कई किस्म का है, ठीक है। और छोटे नशे हैं, पहले हम छोटे नशों पे बात करते हैं। और छोटे नशे जो हैं वो बड़े नशों की तरफ ले जाते हैं। और छोटे नशे जो हैं वो एक्सेप्टेबल है आजकल ख़ानदानों में, और जिसमें वो सुपारी है और मावे गुटके है, सिगरेट है और नस्वार है। और आजकल तो चरस को भी जो कह रहे हैं कि ये छोटा ही नशा है क्योंकि चरस आम हो गई है। और इसके साथ जो बड़े नशे हैं वो शराब है और भंग है और गर्दा है और हेरोइन है और इस तरह से आइस, मेथाडोन और बढ़ते जाते हैं, क्रिस्टल वगैरह। तो मेडिसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि मेडिसन का मिसयूज़ जो है वो भी एक नशे की चीज़ों में आ जाता है। लोग
अपना इलाज खुद कर रहे होते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। तो ड्रग्स को मिसयूज़ करके लेना जो है वो एक आदत में चला जाता है और लोग जो हैं नशों में चले जाते हैं। अब ये तो हो गए छोटे नशे और बड़े नशे, लेकिन बड़े नशों में आजकल और भी नशे शामिल होंगे जिनको हम कहते हैं नॉन केमिकल एडिक्शन। नॉन केमिकल एडिक्शन में डिजिटल एडिक्शन, आजकल मोबाइल का मिसयूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर नेट पर वो आजकल के नौजवान जो हैं वो जो मर्ज़ी देख रहे हैं और उसमें अच्छी बातें भी हैं, हम सीख सकते हैं, लेकिन चूँकि वो जहन जो है हमारा कहीं ना कहीं बिखर जाता है और नेट से खुद भी बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो जो है वो क्लिक करते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो डिजिटल एडिक्शन से सेक्सुअल एडिक्शन में आ जाते हैं और सेक्सुअल एडिक्शन जो है वो फिर केमिकल एडिक्शन में ले जाती है। तो इस तरह से बढ़ते हुए जो असरात हैं हमारे माशरे में, और ड्रग्स को लोग समझ नहीं रहे और जान नहीं रहे, तो मतलब नशा तो यही है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना जो हमारी आदतों में बस जाती हैं और हम दूसरे काम नहीं कर सकते और हमारे तौर तरीके रवैये सारे ख़राब हो जाते हैं। और बस जैसे आपने बताया कि छोटे नशे, इनको तो आजकल घर के अंदर नशा समझा ही नहीं जाता। जी जी जी। जैसे आपने बताया कि सिगरेट, नस्वार, गुटखा, इन्हें नशा समझा ही नहीं जाता। बिल्कुल, ये आदत के अंदर ऐसे खाना खा रहे हो। जी जी। तो अब अगर कोई घर का अफराद नशा इस्तेमाल कर रहा हो और आपको पता है जो नशा इस्तेमाल करे छुप के ही करते हैं वो, छुप के करते, तो ऐसा कैसे हमें पता चल सकता है कि उसके बारे में कि वो नशा इस्तेमाल कर रहा है? अब छोटे नशे जो हैं उनको तो एक्सेप्टेबल है ना, मतलब अगर घर में कोई बड़ा सिगरेट पी रहा है तो वो तो सामने ही पी रहा है, वो छुप के तो नहीं पी रहा। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं आजकल और नौजवान जो हैं वो बड़ों को देखकर अपना लेते हैं। अच्छा, वो शुरू में छुप के सिगरेट पी सकते हैं, अपने वालिद की निकाल के या किसी भी रिश्तेदार को सिगरेट पीता हुआ देखते हैं या शराब पीता हुआ देखते हैं तो वो ऐसा ही एक्ट करते हैं, चाहे वो पानी को गिलास में भरकर अंदाज ऐसा बना रहे होते हैं जैसे शराब पी रहा हूँ। तो ये सोच जो है ये घर से ही मिल रही होती है और ख़तरनाक तरीके से बच्चे अडॉप्ट कर रहे होते हैं। और वही बच्चे जो हैं जब उनको एक्सेस मिल जाता है कि वालिद घर में नहीं है और वालिद की सिगरेट घर में पड़ी है या बड़ों का शराब पीने का सिलसिला है और किसी भी तरह से वो देखते हैं कि शराब कहीं रखा हुआ है और घर में कोई नहीं है, कि आजकल के दौर में तो आपको पता है कि वालदा भी काम कर रही है, वालिद भी काम कर रहे हैं, तो घर में जो बच्चे हैं वो अकेले ही रह जाते हैं, तो वो जो मर्जी कर रहे होते हैं, तो उनको एक्सेस मिल जाता है और वो नकल उतार रहे होते हैं। तो वो नकल उतारते उतारते वो तजर्बा कर रहे होते हैं। जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो कुछ बच्चों को तो मज़ा आता है और कुछ को डर की वजह से वो छोड़ देते हैं। तो जिनको मज़ा आता है वो अपना लेते हैं और चुपके करते रहते हैं। तो छोटे नशे जो हैं ये घर में करने वालों ही से सीखे जाते हैं और घर में छुप के भी किए जाते हैं या बाहर स्कूलों में जो बढ़ती हुई तादाद है वो अपने घर से हमें कई तजर्बे हैं। उसमें से एक तजर्बा ये है कि एक स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा था 6th क्लास में और वो पेप्सी की बोतल में अपने वालिद की शराब की बोतल से शराब डाल के ले आया और उसने ना सिर्फ खुद पिया बल्कि 4 दोस्तों को भी पिलाया। तो मकसद ये है कि ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, उसको कहाँ से मिला, एक्सेस कहाँ से हुआ, उसके अपने घर से, और फिर उसने जो है वो अपने दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह से बढ़ते हुए नशे जो हैं हम देख रहे हैं माशरे में बच्चों में, तो बच्चे तो घर से ही सीख रहे हैं, घर से सीख रहे हैं। बिल्कुल। और घर को मेरे ख्याल से इस बारे में जो है ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। जी, क्योंकि आप लोगों ने एज अ पास्टर भी खिदमत की है, चर्च को लीड किया है। शेरशाह मुझे पता है कि 29 साल से आप लोग खिदमत कर रहे हैं, तो वो जी आपने ऐसे केसेस बहुत हैंडल किए हो। बिल्कुल किए हैं। और आपने पहले एक सवाल किया था वाली साहब से कि कैसे उसका पता चल सकता है। जी जी। पता ऐसे चल सकता है, मैं पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि पता कैसे चलेगा। छुप के अगर कर रहा है तो माँ बाप को सबसे पहले उसके बिहेवियर्स में चेंज नज़र आना, उसको अगर माँ बाप चेक कर रहे हैं, माँ बाप अगर सारे बच्चों को घर में देखते हैं, आप अगर फर्स्ट करें ज़्यादा सो रहे हैं
या ज़्यादा खा रहे हैं, या ज़्यादा टाइम बाहर गुजार रहे हैं, या ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके फादर आपका बिहेवियर में चेंज देखेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर में चेंज, आपकी रूटीन में चेंज, खाने पीने में चेंज, और आपके उठने बैठने जागने सोने में चेंज, हर चीज़ में चेंज आता जाएगा। ये डिसऑर्डर घर में घर वाले इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कई घर वाले हमसे ये कहते हैं आके कि जी बहुत दिनों से ये सो रहा है, 3-3 दिन तक सो रहा है, पता ही नहीं चलता, और 4-4 दिन तक जाग रहा है। तो कौन से ड्रग्स हैं जो ये रूटीन इस टाइप का डिसऑर्डर लाती हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, इसलिए हम लोग उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कौन कौन आके हमें क्या क्या बता रहा है। फिर जब हम पेशेंट से मिलते हैं, उससे जब हम बात करते हैं, तब हमें उससे ज़्यादा अच्छा हमें जवाब मिलता है, और उसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं, उसकी जानकारी हम घर वालों से भी हासिल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं। जैसे कि पाली साहब ने पहले फरमाया कि मीटिंग्स हमारे इब्तिदा सेंटर में होती हैं, उनमें उन पेशेंट्स को लाया जाता है। पहले मीटिंग्स हम करते हैं, और उन मीटिंग्स में हम कहने की असेसमेंट कर लेते हैं। वो असेसमेंट जो होती है उसमें ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप किसी पेशेंट को लेके आए, मैं सिर्फ उसका नाम दर्ज नहीं करूँगी, मैं उससे पूरी उसकी हिस्ट्री मालूम करने की कोशिश करूँगी। ये टेक्निक्स मुझे मालूम है, उस जगह काम करने वाले को मालूम है कि मैंने उस शख्स से कैसे बात करनी है और कैसे उससे उगलवाना है, कैसे डिग आउट करना है कि वो कौन सी बातें हैं जो उसके अंदर पाई जाती हैं जो उसको नशे की तरफ लेके गई, और कौन सा नशा है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आपने कहा बहुत तजर्बा हमें हो गया। तजर्बा हमने बैठे बैठे नहीं, हमने लोगों से मिल के, ये मुआशरा ही हमें तजर्बाकार बना रहा है एक्चुअली। तो जैसे आपने बताया कि इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक घराने के अंदर इस तरीके से एक लड़के के बिहेवियर में, एक लड़की के बिहेवियर में ये फ़र्क आ रहा है। तो इसके लिए प्रिवेंशन, इसके लिए जो उसकी मदद हम किस तरीके से कर सकते हैं ये ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मैं और मेरा घराना। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे हमें पता चल सकता है। तो हम ज़रूर पास्टर साहब से जानेंगे कि अगर हमें पता चले कि हमारे घर में कोई ऐसा है जो नशे में मुब्तला है, तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं उसको निकालने में। देखें, नशा करने वाला जो है वो बहुत खूबसूरती से नशा करता है, और शुरू में उसका पता ही नहीं चलता, और अगर पता लग जाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास जो ड्रग एडिक्ट्स आ रहे हैं, उनका नशा शुरू करने का अरसा जो है वो बहुत पहले हो गया, लेकिन ख़ानदान को जब मालूम हुआ तो ख़ानदान को मालूम हुए शायद 2 महीने, 6 महीने या 1 साल हुआ। तो ऐसा नहीं होता। नशा करने वाला जो है वो नशा छुप के जब कर रहा होता है, घर से बाहर कर रहा होता है, और छोटे नशे कर रहा होता है, जिसे हम सिगरेट भी कहते हैं, तो घर वाले उसको शामिल नहीं कर रहे होते उस अरसे को। ठीक है, घर वाले सिर्फ प्रॉब्लम वाले नशे को शामिल कर रहे होते हैं जब से घर में प्रॉब्लम शुरू हुआ। यानी कि वो चरस पी रहा है, अभी घर वाले कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है। शराब पी रहा है, घर वाले कह रहे हैं कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मसला शुरू कब हुआ? मसला शुरू उस वक्त हो जाता है जब घर से चोरी होनी शुरू हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर में अलहदगियाँ शुरू हो जाती हैं और तबाहियाँ शुरू हो जाती हैं। तो जब वो हमारे पास लेकर आते हैं तो हम उससे पूछते हैं घर वालों से कि इसने नशा कब शुरू किया। ठीक है, तो वो कहते हैं जी अभी कुछ 6 महीने हुए, पता लगा है कि ये जो है वो हेरोइन पी रहे हैं या आइस पी रहे हैं। तो जब हम उसकी असेसमेंट करते हैं तो हम तकरीबन उस आइस पीने वाले को पीछे लेके जाएं तो 8-10 साल का अरसा हो चुका है कि वो छोटे ड्रग्स से बड़े ड्रग्स में है। हाँ, और उन्हें पता नहीं लग रहा होता है कि उन्हें लग रहा होता है कि ये 6 मंथ्स का प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत सालों की प्रैक्टिस छोटों से बड़े पे आती है। जिस पास जब जो नीड उसको मिल गई है, इसको कहते हैं तलब। अब एक सिगरेट पीने वाला आज एक सिगरेट पी रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद वो 20 सिगरेट पी रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी कैसे बढ़ गई? क्वांटिटी बढ़ गई और अरसा कम होता गया। यानी कि 24 घंटे में 1 सिगरेट पी रहा है और 24 घंटे में 20 सिगरेट पी रहा है।
अब इस सफ़र में जो है उसको कितना अरसा लगा, तो खानदान इसकी परवाह नहीं कर रहा कि अरसा कितना लगा। अब वो सिगरेट के साथ चरस पी रहा है, अब इसकी भी परवाह नहीं कर रहा। अब सिगरेट में हेरोइन डाल के पी रहा है, इसकी भी परवाह नहीं कर रहा। अब वो स्निफिंग करना शुरू हो गया, इंजेक्शन लगाना शुरू हो गया। अब वो उसकी नीड बढ़ गई, ज़रूरत बढ़ गई, अब उसको पैसे भी चाहिए, ठीक है, तो वो चोरी करना शुरू हो गया, घर से लेना शुरू हो गया, छीना झपटी शुरू हो गई। अब लोगों ने कहा कि ये कुछ करने लगा, तो अब इसका इलाज कर दो। तो इलाज में लाने का जो वक्त है वो घर में प्रॉब्लम जब शुरू हो गई तो वो वक्त है, लेकिन इलाज में लाने का वक्त वो होता है जब बच्चा सिगरेट पीना शुरू हो गया। तो ख़ानदान तबाह इसलिए हो रहे हैं कि मसरूफियत बहुत है घरानों में, ठीक है, और टाइम नहीं है लोगों के पास, तवज्जो नहीं है, परवरिश में ख्याल नहीं किया जा रहा कि बच्चे में तब्दीलियाँ जो अभी आपको साइंस बता रहे थे, इब्तदाई अलामत, ठीक है, वो शुरू हो जाती हैं, हम मतलब उसकी परवाह ही नहीं कर रहे, और परवाह नहीं कर रहे तो वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो फिर ना सुनने वाली उम्र में आ जाते हैं, और हम कहते हैं कि बच्चा सुनता ही नहीं, और फिर सरेआम नशे करना और शुरू फिर कर देते हैं। और वैसे मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है इसका इलाज के? जी, इलाज का। देखिए वैसे तो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी है नशा करने की, तो देखिए ये एक विल पावर है, ठीक है, मोटिवेशनल एक विल पावर अंदर होती है इंसान की, कि देखें नशा हासिल भी तो किया उसने। अब आम आदमी नशा कैसे हासिल करेगा, उसको डर लग रहा है, लेकिन ये लोग इतने दलेर हैं कि नशा हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, तो इनकी विल पावर बहुत है, लेकिन नशा छोड़ने के लिए विल पावर नहीं बन रही, क्योंकि अंदर जो है नशे की तलब है, खौफ नशे है, का खौफ है, और अगर छोड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। हमारे सेंटर में जो है वो मेडिसिन के बगैर ट्रीटमेंट है, वाहिद सेंटर है जिसमें मेडिसिन नहीं दी जाती, वाह, ठीक है, तो मेडिसिन के बगैर नशा छोड़ना ज़्यादा और ज़रूरी हो जाता है और मुश्किल भी है। तो लोग समझते हैं कि मेडिसिन के साथ ही नशा छोड़ा जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाए, तो छोड़ते तो आहिस्ता आहिस्ता ही नहीं। तो मकसद ये है कि हमारे सेंटर में अगर लोग मंगल और जुम्मे की मीटिंग्स में आते हैं, मोटिवेशनल मीटिंग है, तो वो मोटिवेट हो सकते हैं कि हम नशा छोड़ सकते हैं, और वहाँ पर जो मीटिंग्स हैं उसमें वो लोग हैं जो नशा छोड़ रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया है, तो नशा छोड़ने वाले के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो पूछ सकता है, और वो जिन्होंने नशा छोड़ा हुआ है वो अपना जवाब देते हैं, गवाही देते हैं, मोटिवेशनल गवाही होती है जी। तो टेस्टिमनी सामने बैठी होती है, वो कहता है मैंने तेरे से ज़्यादा नशा किया है, ठीक है, और मैं नशा छोड़ के बैठा हूँ, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते, तो मोटिवेट किया जाता है। तो लोग अगर मीटिंग में आए और शामिल हों तो, और जल्दी शामिल हों तो ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा बेहतर है। और पास सब मिसकंसेप्शन एक बहुत जो है ना, ये एक ही मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों का कि नशा करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल हो गया। हालांकि इसके लिए गलतियों के अंदर लिखा है कि नशा करने वाला खुदा की बादशाही का वारिस नहीं होगा। तो वो जी आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे प्रेजेंट करती हैं? देखिए ये तो फिर कलाम की बात है तो अटल बात है जी। अब हमें क्या खिदमत, या आप भी कलीसिया को रीच करते हैं जिस लोगों को आप, तो आपके जहन में ये होता है कि जिन जानों को मैंने खुदा का कलाम सुना है ये बच जाएं से। तो हम इस खिदमत में ये कहते हैं कि जितने लोग इब्तिदा सेंटर का रुख करते हैं बच जाएं। हमारी खिदमत या हमारा काम ये है खुदा की तरफ से कि इन भटके हुओं को सीधे रास्ते पर ले आए। बचाना ऊपर वाले नहीं है, कन्वर्जन ऊपर वाले का काम, सब चीजें ऊपर वाले का काम। हमारा काम है लाइट लेके उनको रास्ता दिखाना, इस साइड पे जाना। अब उसको बचाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, रास्ता फराहम कर सकते हैं, मौका दे सकते हैं, लेकिन उसकी जान बचाने का काम या उसको बादशाही का वारिस बनाने का काम ऊपर वाले का। इसीलिए उसके कलाम में लिखा है कि बादशाही, ये आसमान की बादशाही में नशाबाज दाखिल नहीं हो सकता। ऊपर वाले ने लिखवाया है, हमने नहीं, ना ही हम किसी पे पाबंदी लगा सकते हैं, ठीक है। जब हम अपने गुनाहों के लिए माफी मांग सकते हैं तो नशाबाज क्यों नहीं मांग सकता? ऑफ कोर्स हमारे जो इब्तिदा के जो 4 बातें हैं ना, उन 4 बातों में सबसे पहली बात ये है तौबा, दूसरी है परहेज, तीसरी है खिदमत,
चौथी है रफाकत। आमीन। और यही हमारी 4 असूल और सतून है इब्तिदा के, और यही हमारे मोनोग्राम पे दर्ज है, और समझ लें कि यही वो 4 गोलियां हैं। तो आप तौबा की तरफ उसको माइल करें। बादशाही का वारिस वो बनाएगा, खुदा खुद उसको बादशाही का वारिस बनाएगा। हमारा काम है उसको नशे से आज़ाद करके बहाल करना, आज़ाद करवा देना, आगे उसको लेकर खुदा ने चलना है। हाँ, हमारा काम है आफ्टर केयर असूल आपको बताएं। फर्ज करें आप किसी भाई को लेकर आए, अब आपको तरीकाकार अगर पता नहीं है कि बाद में इसके साथ कैसे लेकर चलना है, तो आफ्टर केयर, फॉलो अप, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप बहाली में अगर आप उसके साथ साथ चल रहे हैं ना, तो फिर आप उसको भटकने नहीं देंगे, फिर आप उसको बादशाही, खुदा की बादशाही में आप कहेंगे कि ये दाखिल होके रहेंगे, ठीक है ना। आप उसके भाई हैं, आप उसकी मदद करेंगे, चाहे आप उसके कलीसिया के हेड हैं, चाहे आप उसके कलीसिया के, आपकी कलीसिया का कोई फर्द है। तो जो भी बचाई जाएगी जान, चाहे वो मसीही है या चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, हमारा काम ये है कि हमने उसको ये वाला हाथ जो है ना, नशा लेने वाला हाथ, ये रोकना है। नशा देने वाले हाथ को हम नहीं रोक सकते, तो लेने वाले हाथ को आप रोकेंगे और वो ऑटोमेटिकली वो इस सोच की तरफ जाएगा। दूसरी बात ये कि इब्तिदा में दुआ जरूरी है, सुबह भी और शाम दुआ बड़ी जरूरी है। और उसके लिए अगर एक खादम दुआ नहीं करता, एक खादमा दुआ नहीं करती, जो जिनकी सरपरस्ती में वो है, तो फिर वो भटक जाएंगे। फिर उस पर आप कुछ नहीं कह सकते। फिर आप ये है कि आप एक आम हॉस्पिटल की तरह उसको रखें, इलाज किया, चलो भाई भेज दिया। हम लॉक लगाते हैं उसकी उस पे कब, जब हम दुआ करते हैं। दुआ बड़ी ज़रूरी है, और जो बंदा वहाँ से रिलीज होके जाता है उसके लिए दुआ अगर हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। हमारा एक असूल ये भी है कि दाखिले के टाइम पे अगर मसीही शख्स दाखिल होने के लिए आया तो उसके चर्च की रिकमेंडेशन हमें चाहिए होती है। हम कहते हैं हम अपने प्रीस्ट की रिकमेंडेशन, अपने फादर की, जो भी आपका कलीसिया का सरबराह है, उसका स्टैम्प साइन करवा के लाएं उस फॉर्म पे। वजह ये है कि हम उस प्रीस्ट और पास्टर या फादर जो भी हैं उनसे कहेंगे कि जी ये बच्चा सही हो गया, अब आपने इसकी मदद करनी है। मदद ये करनी है, पहली बात तो ये कि फादर कहेगा ये तो चर्च नहीं आता, ठीक है। और अगर फादर ने, प्रीस्ट ने ये कह दिया कि चर्च नहीं आता, तो हमारा काम है कि उसको उस कलीसिया में शामिल करना है। क्या जैसे आपने 4th पॉइंट किया ना, रफाकत, तो ये बड़ी फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप छोड़ देंगे ना उसको, नशा से इलाज हो गया जी, अब तो आजाद है, जाके गेट खुल गया जा, वो तो फिर उस नशा तो दरवाजे पे है। अब कहाँ गलियों में, हर गली में तो ये चीज दिख रही है, तो नशा तो उसको गेट अपने दरवाजे पे ही मिल जाता है, और कुछ नहीं, फोन करके मिल जाएगा, ऑनलाइन अब चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल, अब ये चीजें भी कोरियर सर्विस से आ जाती हैं। आम कोरियर्स नहीं देंगे आपको, इनकी फर्क कोरियर होते हैं, आ जाती है। कहने का मकसद है इसमें ये एक और बात भी है कि रिफाकत जो है वो पहले तो देखें रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और जैसे आपका प्रोग्राम है और हम बात कर रहे हैं, तो घराने के रिलेशन जो हैं वो एक नशा करने वाले की वजह से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो फैमिली नहीं रहती। अगर एक सरपरस्त नशा कर रहा है तो उसके घराने में क्या बहाली होगी, सही, ठीक है। उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करेगा। उसको तो नशे के लिए पैसे चाहिए, या उसकी माँ अगर काम कर रही है तो वो पूरा दिन मेहनत करती है, फिर आके घर में बच्चों को भी खाना भी बना के देती है, घर के भी काम कर रही है। तो मतलब एक शख्स जो सरपरस्त है और वो नशा कर रहा है, तो उसका घराना तो एक बहुत बड़े बियाबान में से गुजर रहा है, तकलीफ़ में है। हम कहते हैं कि नशा करने वाला जो है वो खुदगर्ज होता है, और नशा करने वाला नशे का मरीज़ होता है, और नशे के मरीज़ का ख़ानदान मरीज़ होता है। यानी कि नशा करने वाला नशे की वजह से मरीज़ बन गया है, और ख़ानदान उस शख्स की वजह से मरीज़ बन गया। तो ज़हनी तौर पर जब वो देखा जाए तो ज़हनी सेहत जो है, अगर सेहतमंद नहीं है तो वो घराना जो है वो हेल्दी फैमिली नहीं है। मसला ये है कि जब रिफाकत की बात करते हैं तो रिफाकत जो है वो खुदा के साथ भी होनी चाहिए और चर्च के साथ भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कलीसियाई काम दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम चर्च में देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो देखने में, या अगर
देखा जाए अगर वो सच बोलें ईमानदारी के साथ, तो कितने घराने ऐसे होंगे जिनमें छोटा नशा इस्तेमाल होता है। ठीक, तो अगर आप सर्वे करें 100 लोगों में तो आपको नज़र आएगा शायद 80 खानदानों में छोटा नशा जो है चल रहा है। सुपारी, सिगरेट और मावे, गुटखे, नस्वार, ठीक है, इतना अगर हैं घर में, एक फ़र्द कर रहा है, 2 फर्द कर रहे हैं, या घर में आने वाले लोग कर रहे हैं, तो उसका अगर आप कोई कीमत लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक नशा करने वाला कितना पैसा जो है वो नशे में लगा वेस्ट करते हैं, सालाना उसका निकाले बहुत बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत एक ज़्यादा। लड़के का मैं उसके साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, तो वो टेक्सचर पेंट करता है। टेक्सचर पेंट करने के लिए उसको 2500 3000 दिन का बना लेता है, इतना माहिर है, अच्छा काम करता है, अच्छा कारीगर है। उसमें से वो 1.5 से 2000 का नशा करता है। तो उसको 1 साल से हमने ड्रग फ्री किया रहा है वो, तो मैं उसका अंदाज़ा लगा रहा था कि उसने 7.5 लाख रुपया नशा ना करके बचाया। वाह, ठीक है, अब 7.5 लाख रुपया अगर नशा ना करके बचाया है, ठीक है, कहाँ से आ गया? तो लोग जो रोज़ नशे में पैसे लगा रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहा ज़ाया कितना हो। तो रिफाकत, जब हम चर्च में जाते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ रिफाकत फेलोशिप पे, तो रिलेशन हमारे ख़राब हो गए हैं, घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, नशा पूरा हो रहा है। नशा पूरा हो रहा अब मजबूरी में लोग कह रहे हैं भाई चोरी नहीं कर, ये ले 100 रुपया, ये ले 200 रुपया, नशा कर ले, ठीक है, अब वो नशा कर रहे हैं, आजकल उसको घर से भी आजकल तो 500 रुपए, 500, सही बात से है। कम। हाँ 500 पे बहुत तो बढ़ जा गया, रहे हैं लोग। मतलब उसकी हाँ। मतलब लोग कीमत यकीन बहुत नहीं बढ़ करेंगे, गई। हमारे पास तो ऐसे भी लोग हैं जो 1000 का नशा दिन में करते हैं। दिन में कर रहे हैं, सही बात अब है, 30,000 का वो महीने में नशा कर लेते हैं। सही। ये नशे के पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आता है? लेकिन जब उनको इलाज चाहिए और पैसे चाहिए तो इलाज के लिए पैसे नहीं है। पास साहब, एक दफ़ा ऑफिस के अंदर आपने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे घरानों के अंदर एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि नशा करने वाला घर चला सकता है। और अक्सर ये हो कि वो घर को मैनेज कर सकता है, चरस पीने वाला, ये शराब पीने वाला। उसकी वजह ये है कि चरस पीने वाला काम कर रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो डबल ड्यूटी भी कर सकता है। चरस पी के तो वो 24 घंटे चलता रहेगा, मशीन है ना, ऑन हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब एक वक्त के साथ जो है वो जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती जाएगी, और अब चरस को भी गर्दे की शक्ल में ले रहा है या चरस की शक्ल में ले रहा है। गर्दा जो है वो असल है, और चरस जो है वो उसका कचरा है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या ले रहा है, किस क्वांटिटी में कर रहा है। तो बहुत सी जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले हैं वो चरस पी के तो मशीन चला रहे हैं, मशीन चल रही, पैसे बन रहे हैं। नाइट शिफ्ट्स करते हैं लोग, डबल Night डबल shift। 4-4 दिन तक काम कर, 4 दिन तक लगे रहेंगे, लोगों को काम चाहिए और वो नशा करके काम कर रहे हैं। सही। तो इस तरह से बात हो रही थी कि आपके साथ कि वो नशा करने वाला घर चला सकता है। शराब अगर वो पी रहा है, सिगरेट पीने वाला घर नहीं चला सकता, चल रहा है, मावे बिल्कुल खाने वाला घर नहीं चला सकता, चला रहा है। चला रहा। लेकिन मावे से अगर कैंसर हो जाता है तो वो कैंसर, उसका ट्रीटमेंट जो है वो घर नहीं कर सकता, यहाँ पर वो फंस जाएंगे। लेकिन जब वो मावा खा रहा है तो घर चला सकता है। तो इस तरह से लोग समझ नहीं रहे हैं कि घर तो चला रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान और किसी वक्त भी नुकसान हो रहा है। किसी वक्त सडनली वो चीज़ अपीयर होती है और एकदम ही तो पता घर का चलता है कि सरपरस्त सिगरेट पीने से अगर हार्ट अटैक हुआ। ऐसे जी। हो जाए तो आप बताएं कि घर कैसे चलेगा और बच्चे एजुकेशन में कैसे जाएंगे। जी सिस्टर, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे माशरे में ये भी हम इर्द गिर्द से सुनते हैं बहुत ज़्यादा कि आपने भी जैसे कि बताया कि कुछ लोग 3 महीने के टाइम पीरियड पे हमारे पास आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं कि इनकी मम्मी हुई भी है, शादी करनी है, तो शादियाँ कर देंगे तो बदल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो आप क्या समझती हैं कि वाकई में ऐसा होता है? आमतौर से आपका बहुत ही अच्छा और बड़ा इस टाइम पे ना ये सवाल करना अहम सवाल और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक है। इसलिए कि बहुत से लोग जो है वो क्योंकि अब ये आम बहुत हो गया, जैसे अभी कादी साहब ने फरमाया कि लोग शिफ्ट्स करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, चर्च पी रहे हैं, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है कि चर्च पी रहा, बस कमा के ला, ठीक है, उसी हिसाब से रिश्ते भी तय हो जाते हैं। अब मंगनी हो गई, लेकिन पता चला कि जी वो चर्च के साथ साथ हेरोइन भी पी रहा है, और वो जब हेरोइन पी रहा है तो
जब वो हेरमेंट पे आ जाता है तो तब माँ बाप को फिक्रमंदी होती है, कहते चलो जी शादी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये मसला इसका ही है, ये ओवर टाइम इधर उधर लगा रहता है तो ये इसका ही हल क्या निकलता है कि जी शादी कर दी जाएगी, बीवी आएगी संभाल लेगी, कुछ नहीं होता। अब वो बीवी आएगी उससे पहले उसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट करवाते हैं वो 3 महीने का हमारे पास लेके आएंगे, वो कहेंगे जी बस इन्होंने ना 3 महीने रखना है, इधर हो गया रोका हो गया, अब इसको 3 महीने रखे बस, इसके बाद समझे ब्यूटी पार्लर में ले गए, क्विक सर्विस ब्यूटी पार्लर मेकअप ये करना है, मेकओवर वाला टाइम है जी उसका, उसके बाद उसको डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, Denting मेकओवर हो जाएगा, painting, एग्जैक्टली इसको डेंटिंग पेंटिंग ही मैं कहूंगी कि वो सिर्फ थोड़ी सी ट्यूनिंग हो गई। ट्यूनिंग हो गई, जनरली ट्यूनिंग करवाने आते ट्यूनिंग हैं। हो गई सही बात। वो उसके बाद उसको वो जरा हेल्दी हो जाता है, थोड़ा सा ठीक हो जाती है, जान शान सेट हो जाती है, उसके बाद कहते हैं चलो भी अब शादी। और शादी के हफ्ते 10 दिन के बाद ही हमने ऐसी शादियां फ्लॉप देखी हैं, शदीद लड़ाई झगड़े सब चीजें, उसके बाद फिर वो बंदा रिलैप्स का मतलब ये है कि वो दोबारा नशे में चला जाता है और फिर वो ज्यादा नशे परेशानी की वजह से जाता है क्योंकि वो अपने घर की जरूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं रहता। वो जो शादीशुदा है वो लोग समझते होंगे कि नशा करने वाला फिर अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर तौर पे नहीं चला सकता, यानी कि अज़दवाजी जो कहने आसूदगी जो है वो हासिल नहीं हो सकती, ना वो कर पाता है। अगर वो चाहता है तो वो उसके लिए एक्सेसिव डोज यूज करेगा या ज्यादा नशा इस्तेमाल करेगा, उसके बाद फिर वो आ जाएगा जी मैं ठीक है मेरी शादी सेट है सही है, लेकिन वो खुद को कितना मतलब हाई डोज यूज करके अपने आप को खराब कर चुका होता है। उसके बाद उसको नशा करने वाले की अगर डोज बढ़ गई है, मिकदार बढ़ गई है तो वो नीचे नहीं आएगी, वो बढ़ेगी। ये कभी मत सोचे, कोई भी मत सोचे इस हवाले से कि नशा करने वाला अगर 1 या 2 टोकन सॉरी मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर उसकी मिकदार बता देना टोकन होता क्या अच्छा टोकन मैं बता हीरोइन तो हाँ जी शनाख्ती कार्ड बनाने के वक्त भी टोकन एक शनाख्ती कार्ड का टोकन होता है वो मिलता है, लेकिन ये टोकन जो होता है ना ये नशा करने वाले समझते हैं इस टर्म को कि वो एक छोटी सी पुड़िया होती है और ये कह लें कि लीस्ट अमाउंट होता है कागज में लिपटा हुआ, बिल्कुल कम मिकदार होती है और ये सबसे छोटा वैसे और सस्ता भी मिल जाता है। ग्रामों में पी जा रही है, हाँ। थैली में मिलती है, लेकिन टोकन जो है वो पहले डॉक्टर वो गोली बना के देते थे ना। अच्छा अच्छा और ये अच्छा पहले अच्छा सही लपेट के सही देते थे तो एक बस वो टाइप टोकन की ही डोज है। जी एक डोज देते थे, एक डोज है तो वो जी डोज को टोकन बोलते हैं। हाँ जी उस एक डोज को कहते हैं, तो वो सिर्फ वो मिकदारें जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो वो नशा जो है वो मतलब शादी के मसाइल में जो है बहुत प्रॉब्लम करते हैं। खाना आबादी नहीं है, खाना बर्बादी। खाना बर्बादी। आमतौर से लड़की वालों को ये यकीन दहानी कराई जाती है कि जी बिल्कुल इन्हें छाड़ देता होना ऐसे ही चलेगा, शादी हो जाएगी तो इन्हें करना ही नहीं नशा। वो भी ये यकीन दिलाता है कि अब नहीं करूंगा, शादी करा दो मेरी पसंद की जगह पे, अच्छा अच्छा फिर मैं नशा नहीं करूंगा। सही और ये नहीं पता उनको कि ये उसके बाद डबल पे चला जाएगा, जी। मतलब जो अगर आज इस टाइम में अगर ये दिन में 4 घंटे नशे में करता है तो उसके बाद 8 घंटे हो जाएगा, उसके बाद ये 16 घंटे में चली जाएगा। और ये सिस्टर ये एक नफ्सियाती मसला है, एक साइकोलॉजिकल मसला है। ये नशा करना जो है एक साइकोलॉजिकल मसला है और ये मैंने देखे अक्सर उन बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या घर से कुछ ऐसा अब्यूसिव बिहेवियर उन्हें मिलता है कि वो बाहर माशरे में जाते हैं, फिर दोस्तों के साथ बैठ के घर रहना पसंद नहीं करते, बाहर रहना पसंद करते हैं, बाहर बदी है तो जाहिर सी बात है फिर ये नशा जो है होता है। और हर शोबे के अंदर पास सब हर शोबे के अंदर आपके पास कितने शोबे के लोग आते हैं जो ऐसा नशा करते हैं? आजकल मैंने सुना लड़कियां भी बहुत जी बहुत हर शोबे के लोग हैं, मतलब कौन सा शोबा है जिसमें जो नजर नहीं आ रहा। अच्छा जैसे कि मेडिकल फील्ड के लोग भी हैं जी। ठीक है, उसमें छोटे पैरामेडिकल भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेस Nurses। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे कुछ लोग होते हैं वो भी आते हैं ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट हैं बहुत, मेल और फीमेल का भी हमने शुरू किया था लेकिन फ़िलहाल अभी बंद किया हुआ है। फीमेल बहुत आती थी, उसमें नर्सेज आई हैं, उसमें एयर होस्टेस भी आई है, उसमें ख़ानदान को चलाने वाली हाउस वाइफ भी आई हैं। हाउस क्लास की
सब तो सोच नहीं सकते। अभी तो बच्चों में फैल गया है, और बच्चे जो एजुकेशन में है वो भी जा रहे हैं, और जो मोहल्ले में खेल रहे हैं वो भी जा रहे हैं, और जो काम करने जा रहे हैं बच्चे वो भी जा रहे हैं। तो हर कोई चीज़ मतलब नज़र ऐसी नहीं आ रही कि जिसमें नशा नहीं है, हर जगह नशा ही है, नज़र यही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसको बड़ा फिक्रमंदी के साथ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तबाही की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जैसे अभी हम शादी की बात कर रहे थे, तो लोग क्या देखते हैं शादी में, देखने क्या जाते हैं, कितनी जी। असेसमेंट करते हैं। रिश्ता आप देखने देखें जाते रिश्ते हैं। नाते किस किस से मोहल्ले में पूछते हैं कैसा है, तो उनको सब कुछ पता लग जाता है, उनको ये नहीं पता लगता कि नशा कर। नशा करता है। ठीक है, अब कई लोग ऐसे रह जाते हैं बेचारे जो नशा नहीं करते और उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनको पसंद ही नहीं पसंद नहीं कोई करता। तो बात ये है कि इसको बड़ी समझदारी के साथ माँ बाप को देखने की ज़रूरत है, और जो पसंद की चीज़ें हैं, पसंद के मतलब पार्टनर्स हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है कि चलें पसंद अपनी कायम रखें, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो करवा लें। आप मज़ीद उसको प्रॉब्लम में डालेंगे तो प्रॉब्लम में से निकलने की कोशिश करें, और फिर अपना घराना, जैसे आपका प्रोग्राम का नाम मैं और मेरा घराना, जी तो मैं ही नहीं सही तो फिर मेरा घराना कैसे सही होगा। जी और बिल्कुल। इसमें एक बात अगर मैं और कर दूं कि जी सेहतमंद घराना क्या है और गैर सेहतमंद घराना क्या है। जी जी तो इस पे बहुत ही ज़रूरी है कि लोग समझते हैं कि हम हमारे पास सब कुछ है और हम सेहतमंद हैं, ठीक है, लेकिन सब कुछ होने के साथ वो गैर सेहतमंद है, क्योंकि ज़हनी बीमारी जो है वो एक दूसरे से ही मिलती है, रिलेशन से ही मिलती है। तो आप देख लें कि घरानों में कितना मतलब एक दूसरे के लिए वो जो एहसास कमतरी है और जी। एहसास बढ़तरी हम कहते हैं कि रिजेक्शन जो है, रिजेक्शन। ठीक है। अब वो कैसे एक बच्चे को 4 बच्चों का एक घराना है माँ बाप के साथ, तो उसमें से एक बच्चा तो सोचेगा मेरे साथ तो सही नहीं हो रहा, और एक सोचेगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा हो रहा है, मैं तो घर का चौधरी हूँ। चौधरी सही ठीक बात है ना, तो ये सेहतमंद नहीं है, माहौल सेहतमंद नहीं है। इस पे बहुत बात की जा सकती है, और सेहतमंद माहौल कैसे दिया जाए जो आपको पुरसकून मिले, तो इस पे खानदानों को बहुत सोचना चाहिए। प्रोग्राम के एंड करने से पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे अगर हम स्कोर करें 100% में, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे कितने % लोग अभी भी नशे में मुब्तला है, हमारी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी? मसीही कौम में मैं समझती हूँ 50-50 का रेशो तो है जो छोटे नशों के हवाले से, नहीं बल्कि ज़्यादा है, और उस छोटे नशों का छोटे नशों में ज़्यादा है। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70% हम कह सकते हैं, जी जी। और जो बड़े नशे हैं वो उसमें हम कह सकते हैं, उसमें हम 40% कह सकते हैं। लेकिन अगर लोग ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताएं। मतलब लोग ईमानदारी से तो बताना है, मतलब नशे को समझ ही नहीं रहे तो वो ईमानदारी कहाँ से? ईमानदारी से और कैसे शराब बताएं? पीने वाला थोड़ा कह रहा है कि मैं नशेई हूँ। हाँ, वो तो नशा समझता ही नहीं है इसको, जाहिर सी बात है। एक चीज़ और अगर आप इजाज़त जी, दें, जी। एक बात ऐड कर दूँ। आपने कहा कि नशा एक्चुअली नफ्सियाती नशा दरअसल हमने जो सीखा और पढ़ा हमारी ट्रेनिंग्स में, उसमें यह है कि ये ब्रेन डिजीज़ है, दिमाग की बीमारी है, और इसका काम सारा, और ये जो आपका दिमाग है यही एक्चुअली सबसे बड़ा मसला इसी में है। और शेक्सपियर कहता है कि ये रूह के रहने की नाजुक सी जगह है, ठीक है, हमारे जहन, दिमाग, ठीक है, इट्स अ फ्रेजाइल प्लेस फॉर द स्पिरिट, ठीक है। अब सोल, हमारी रूह अगर इसमें बसती है, या हम अगर फर्ज करें ये सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है दिमाग, और अगर हम इसी में स्विप करने वाला क्या करता है, वो सीधा उसकी जाती दिमाग में। सिगरेट का धुआं सबसे पहले आपका दिमाग में जब करता है, और ये इंतहाई फास्टेस्ट मेथड है स्मोकिंग, जो एकदम दिमाग को अलर्ट करता है। तो आप ये देखें कि दिमाग जो है वो बेहद इन्वॉल्व है, और आप सबसे पहले सोच क्या आती है, मैं पहले फ़ोन खोल के देखूँ क्या चीज़ है, ये है, फ़ोन आपके पास सामने रखा होगा, आपके ज़हन में एकदम ये आएगा, ऑन कर दें, कहाँ से आ रही है बात, दिमाग से आ रही है, ठीक है। 1, 2, 3 दोस्त से मुझे नहीं सुकून मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा, दिमाग को नहीं मिल रहा। जिस्म को पूरा कंट्रोल करने वाला आपके नर्व्स हैं, और नर्व्स कहाँ से कनेक्टेड,
आपके दिमाग के साथ। तो आपका ब्रेन जो है ये एक्चुअली ब्रेन डिजीज़ है, और कभी हमें मौका मिले तो हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हेवन कैसे अफेक्ट करती है आपके दिमाग को, कैसे लेके चलती है, और चर्च कैसे अफेक्ट करती है, और बहुत ही डेंजरस और लंबा टाइम पीरियड लेती है चर्च छोड़ने के हवाले से। हम समझते हैं हेवन मुश्किल चीज़ है, वो ज़्यादा उससे ज़्यादा मुश्किल है, उससे ज़्यादा मुश्किल, ठीक है, जिसको आप निर्वाणा कहते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है इसमें सेट करना। सही। तो ये एक लंबी बहस है, और एक फर्क हमें अगर आप कभी दें टाइम तो हम आपको जरूर ये चीज़ जरूर आजकल जो ज़हनी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वो है डिजिटल एडिक्शन। डिजिटल एडिक्शन, ठीक है, इस पे तो बच्चे से अगर मोबाइल ले लें तो उसका रिएक्शन है जो एक हेरोइन वाले को हेरोइन नहीं मिलती। जी ठीक बिल्कुल। है, तो मतलब ये जो मेंटली बात की जा रही है ना कि आप उसको मोबाइल की ज़रूरत क्या है, अब मोबाइल उससे ले लें, आप देखें कैसे हालात बनते हैं घर आने में। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको देना ही पड़ेगा। पास साहब, बहुत ही खूबसूरत बात आपने जो है शेयर की हमारे साथ। सिस्टर, आपने बहुत सारी अहम बातें की, और ये टॉपिक इतना बड़ा है, मैं समझता हूँ कि इस पे हमारे 2-3 सेगमेंट्स हो जाएं, 2-3 एपिसोड्स हो जाएं, और उम्मीद है हमें खुदावंद में कि हम आगे ज़रूर इसके और एपिसोड्स करेंगे ताकि घराने बच भी सकें और फिर लोग दूसरों को बचा भी सकें। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप दोनों के लिए कि आप हमारे शो में आए, मैं और मेरा घराना में आए। और मैं ज़रूर चाहूँगा पास साहब कि आप व्यूअर्स के लिए, उन घरानों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो इस बात की जुस्तजू रखते हैं कि हमें अपने घरानों को मंशियात से, नशे से छुटकारा दिलाना चाहिए, मैं चाहूँगा आप उनके लिए ज़रूर प्रे करें। जी ज़रूर। सबसे आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ग्रेस नेटवर्क और पास्टर दानिश पीटर का कि आप लोगों ने मैं और मेरा घराना में हमें दावत दी। असल में इसमें बहुत सी बातें, जैसे आपने कहा है कि प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और अगर किसी घर में नशे करने वाले हैं तो इब्तदा में वो आ सकते हैं। मंगल और जुमे को मीटिंग होती है काउंसलिंग, जी 3:30 बिल्कुल। से 5 बजे तक। आप ज़रूर शामिल हों, कोशिश करें शामिल होकर सोचें कि नशा तो आपने छोड़ना है, लेकिन लोग बहुत छोड़ने वाले भी हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप छोड़ें इसको और एक नॉर्मल ज़िंदगी में आए। और इसके साथ ही हम जो ज़ेरे इलाज मेंबर हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, और ये जो भी पैगाम जहाँ तक भी पहुँचेगा और जहाँ पर अफेक्टेड पीपल हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। आमीन। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम इस सारे इशू पर बात करने के लिए इकट्ठे हो सके हैं। मैं और मेरा घराना में नशे के बढ़ते हुए फैलाव को हम अपने घरानों में आए खुदावंद देखते हैं, और खुदावंद दुआ करते हैं कि ये सब कुछ जो तूने इंसान को बहुत अच्छा बनाकर और अच्छे माहौल में रखा, लेकिन इंसान ने अपने लिए एक बुरा माहौल बिगाड़ दिया और उसमें ज़िंदगी बसर कर रहा है। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो नशे से आज़ाद हो चुके हैं, खुदावंद तो उनको और मजबूती दे, और जो हमारे इब्तदा सेंटर में या दीगर सेंटर्स में ज़ेरे इलाज हैं, खुदावंद हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनको मजबूत ख्याल दे, इरादे दे, ताकि वो मजबूत रह सकें। और वो लोग जो जिनके घरों में खुदावंद मुतासरा लोग हैं, नशे के मुतासरा लोग हैं, और वो उनको समझ नहीं पा रहे या अभी वो नहीं सोचते कि उनको बेहतर किया जाए, खुदावंद उनको समझ और हिकमत अता कर, ताकि हमारे घराने जो हैं वो सेहतयाब हो सकें और मजबूत हो सकें, और तेरी बरकतों का हमेशा शुक्र करें और अपने ज़िंदगी के कामों से तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद, हम ग्रेस नेटवर्क टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं और इस सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए दुआ करते हैं कि ये पैगाम बहुत से लोगों तक पहुँचे और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे फैसले करें। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, आपका आने के लिए, हमारे प्रोग्राम को टाइम देने के लिए। उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स ने आपकी बातों से बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। ये प्रोग्राम एवरी वीकेंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे आता है, इसको ज़रूर देखें।
बरकत हासिल करें। देखते रहिए प्रोग्राम में और मेरा घराना ओनली ऑन ग्रेस नेटवर्क।